एवरीवन, वेलकम टू टुडेज एनालिसिस ऑफ द हिंदू। आज का हेडलाइन है कि सेंटर प्लान्स गाइडलाइंस फॉर बुक्स बाय डिफेंस पर्सनल। अब ये राहुल गांधी जो नरवणे साहब का वो जो किताब लेके आ गए हैं पार्लियामेंट में, तो उसके बाद ये लोग सोच रहे हैं कि कुछ कुछ चेंजेस लाएं। इसमें बेसिकली एक ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट है जो अप्लाई होता है, जो अगर आप रिटायर हो गए हो उसके बाद भी आप पे अप्लाई होता है। कुछ क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन है जो आप पब्लिक डोमेन में रिलीज़ नहीं कर सकते, तो उसी पे ये लोग ला रहे हैं। कुछ देखते हैं क्या लाएंगे। अब यूएस ड्रॉप्स रेफरेंस एडेड टू स्टेटमेंट ऑन डील विद इंडिया। पहले उनने कुछ बोला था, कुछ अपने उनका जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का वेबसाइट है उस पर कुछ था, अब फिर उसको उस पर कुछ हटा दिया है वो लोग। बांग्लादेश में चुनाव, पावर शेयरिंग इन तमिलनाडु। कांग्रेस चाह रहा है कि पावर में आ जाए तमिलनाडु में। तमिल ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन डिस्कवर्ड इन इजिप्ट शेड लाइट ऑन एंशिएंट ट्रेड लिंक्स। ये संगम एज का टॉपिक इसमें वो है, रिलेटेड है। जैसे संगम एज हुआ था 3rd सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक तमिलनाडु में। उसमें चोला थे, पांड्या थे और चेराज थे। ये तीनों किंगडम वहाँ साउथ में थे और इन लोगों का ट्रेड होता था वहाँ, मोस्टली रोमन एम्पायर से होता था, लेकिन वो जाता था इजिप्ट होके। तो वहाँ इजिप्ट में एक तमिल ब्राह्मी, मतलब पहले ब्राह्मी स्क्रिप्ट था जो अशोक ने यूज़ किया अपने एडिक्ट्स में। वो जब तमिलनाडु में आया, जो साउथ में आया, तमिलक्कम बोलते हैं उसको, उसमें उसको थोड़ा मॉडिफाई करके वो बन गया तमिल ब्राह्मी स्क्रिप्ट। तो यही स्क्रिप्ट मिला है वहाँ पे इजिप्ट में। इसमें समझना क्या है कि तमिल ट्रेड विथ वेस्ट। पहला बात तो है कि जो तमिलक्कम है, मतलब तमिलक्कम हो गया वो एरिया जो अभी जो तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, उसको बोलते हैं तमिलक्कम। वहाँ से रोम का ट्रेड होता था उसके साथ वाया रेड सी एंड इजिप्ट, मतलब इजिप्ट और रेड सी। वो रेड सी से जाएंगे, आगे देखते हैं वो मैप देखते हैं कैसे होता है। तो वहाँ का एक हिस्टोरियन है स्ट्रैबो, आज के नहीं है, वो एंशिएंट टाइम के हैं। वो क्या लिखते हैं कि एवरी ईयर अराउंड टाइम ऑफ द समर सोल्स्टिस, मतलब 21 जून को, a fleet of 120 vessels sailed from Myos Hormuz in a port in Egypt on the Red Sea and headed towards India with assistance from monsoon, क्योंकि तब तक मानसून विंड डिस्कवर हो चुका था। तो वो क्या करते थे, मानसून विंड उधर से जब बहता था, तो मतलब जब 21 जून है, अब मानसून आने वाला है इंडिया में, तो वहाँ से स्टार्ट किया। और फिर जब मानसून ख़त्म हो गया और नॉर्थ ईस्ट मानसून बहने लगा, तो फिर वो चले जाते थे उसके मदद से। तो साउथ वेस्ट मानसून जब आ रहा है, जब वो इंडिया के ऊपर आ रहा है, तो उसके साथ आ गए, और नॉर्थ ईस्ट मानसून जब आया तो वो वापस चले गए। फिर उसमें लगभग 40 दिन लगता था। फिर दे रिटर्न फ्रॉम तमिलक्कम कैरिंग रिच कार्गो विच वॉज यहाँ पे ट्रांसपोर्टेड होगा, ट्रांसपोर्टेड इन ट्रेन्स ऑफ कैमल्स फ्रॉम, ट्रेन्स ऑफ कैमल्स होगा यहाँ पे, बहुत गलती हो रहा है लिखने में, टू नाइल देन अप टू अलेक्जेंड्रिया फाइनली रीचिंग द कैपिटल ऑफ द रोमन एम्पायर, मतलब रोम। तो यहाँ पे पोर्ट, मेनली पोर्ट्स का यूज़ हो रहा है। तो एंशिएंट पोर्ट्स का क्या है, एक तो मुजिरिस है, एक अरिकामेडु है, पुहर है जिसको कावेरी पट्टनम भी बोलते हैं, और कोरकई है। यहाँ पे ये देखिए, ये वाला, यहाँ इंडिया का ये वाला पोर्ट है सारा, यहाँ से ये लोग गए, ये नॉर्थ का ट्रेड है, ये अलग है, ये वाला फिर इस एरिया के लिए। हम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है इस पे। यहाँ से इधर आए, ये रेड सी आ गया, रेड सी से ऊपर गए, यहाँ पे इजिप्ट में आए, इजिप्ट में जो जहाँ पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट मिला है, तो यहाँ पे भी ट्रेडर्स होते थे, और तमिल मतलब उस एरिया के ट्रेडर्स वहाँ जाके रहते भी थे। वहाँ से इधर आए, फिर मेडिटेरेनियन सी, और उसके बाद ग्रीस भी जाते थे और इटली भी जाते थे। इटली मतलब रोमन एम्पायर। यहाँ पे अगर जूम करेंगे ना तो पता चलता है कि कुछ पोर्ट्स का नाम दिखता है। जैसे यहाँ पे है मुजिरिस, यहाँ कोरकई, यहाँ पे है ये उरयूर, यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन वो थोड़ा इनसाइड है पोडा का। यहाँ पे कावेरी पट्टनम सब नहीं है, यहाँ कोरकई है, यहाँ कहीं पे अरिकामेडु है। तो इस पोर्ट, इस साइड में अरिकामेडु है, कोरकई है, और यहाँ पे मुजिरिस है। इधर चेराज रूल करते थे, यहाँ पे चेराज थे, यहाँ साउथ में पांड्यास थे, और इधर चोला और पांड्यास इस साइड रूल करते थे। और एक नाम है चेराज का, चेराज नहीं, और एक नाम है जो अभी तक पता नहीं चला है कि वो है क्या।
लेकिन 3 मेन नाम है जो चेरास, चोलास और पांड्यास, वो इधर रूल करते थे। और इसके ऊपर पहले तो मौर्यन एम्पायर था, उसके पहले मौर्यन एम्पायर था। जब मौर्यन एम्पायर ब्रेकअप हुआ, वो टूट गया जब मौर्यन एम्पायर, उसके बाद फिर यहाँ पे आ गए थे सतवाहनास इस एरिया में। और यहाँ पे कुशंस का रूल था, उसके बाद फिर गुप्ता रूल हो गया, फिर हर्षवर्धना आ गए। तो ये लोग यहाँ से ट्रेड कर रहे हैं यहाँ के साथ, और यहाँ क्योंकि वो मिला है तो इससे कंफर्म हो रहा है कि ट्रेड यहाँ पे अच्छा होता था। दूसरा कि जो तमिलक्कम है वहाँ पे ढेर सारा रोमन गोल्ड मिला है। ये आज का न्यूज़ नहीं है, ये बहुत पुराना न्यूज़ है, ये आप हिस्ट्री के किसी भी किताब में आपको मिलेगा, एंशिएंट हिस्ट्री के किताब में, कि यहाँ पे रोमन गोल्ड मिला है। तो उसको वो प्रूव करता है कि ट्रेड होता था। फिर वहाँ के जो हिस्टोरियंस हैं वो लोग लिखते हैं कि जो ये एरिया है हम लोगों का तमिलकम, बेसिकली पूरा इंडिया ही, उसको बोलते थे सिंक ऑफ रोमन गोल्ड, क्योंकि वहाँ पे वो ट्रेड सरप्लस था। यहाँ से सामान जा रहा है, देखिए क्या क्या सामान जा रहा है। सबसे पहले तो मुस्लिम जा रहा है, मतलब वो कपड़ा होता है, फिर ज्वेल्स होता है वो जा रहा है, स्पाइसेस और कॉन्डिमेंट्स ये सबसे बड़ा मेजर एक्सपोर्ट था, फिर पर्ल्स जाता था, रूबी होता था, फिर आइवरी क्योंकि हाथी मिलता था तो उसका जो टस्क होता है ना, जो दांत होता है जो बाहर निकला हुआ रहता है, उससे सामान बनता है, तो उसको आइवरी बोलते हैं। ये लोग मंगाते क्या थे, तो ग्लास, गोल्ड मंगा नहीं रहे, गोल्ड आ रहा है क्योंकि वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। फिर हॉर्सेज हैं, हॉर्सेज मेनली मंगाते थे ये लोग अरेबिया से, क्योंकि इंडिया में क्या सीन था ना कि इंडिया में जो हॉर्सेस के ब्रीड थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। हॉर्सेस के सबसे अच्छे ब्रीड अरेबिया में मिलते थे या सेंट्रल एशिया में मिलते थे। फिर ये लोग मंगाते थे वाइन, शराब। तो ये इन लोगों का ट्रेड था। अब ब्राह्मी स्क्रिप्ट क्या था, ये जो है ये अर्लीस्ट नोन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये डिसाइफर्ड है। ऐसे तो अर्लीस्ट नोन हो गया हड़प्पा का, लेकिन हड़प्पा जो है वो डिसाइफर्ड नहीं है, वो अभी तक पता नहीं चला कि उसमें लिखा हुआ क्या है। तो नोन जो अर्लीस्ट है वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। वो सबसे पहले यूज़ हुआ था कहाँ पे तो जो अशोका अपने जो एडिक्ट्स था उनका, रॉक एडिक्ट्स था या पिलर एडिक्ट्स था, उसमें वो ब्राह्मी यूज़ करता। दूसरे भी यूज़ करते, तो खरोस्ती स्क्रिप्ट भी यूज़ करते, लेकिन वो सब नॉर्थ वेस्ट में। जो मेनली मेजर पार्ट ऑफ इंडिया था, जो गंगा दोआब था, नॉर्थ इंडिया था, पेनिनसुलर इंडिया है, डेक्कन इंडिया है, डेक्कन पेनिनसुला है, वो सब में वो यूज़ करते थे ब्राह्मी स्क्रिप्ट। फिर ये लगभग 3rd सेंचुरी BC, मतलब जब मौर्यन एम्पायर जब स्टार्ट हुआ था तब इसका वो हुआ था, स्टार्ट हुआ था। एंसेस्टर्स ऑफ अ नंबर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट, जैसे देवनागरी जो आज हिंदी जिसमें लिखते हैं, बंगाली और तमिल जो आज मॉडर्न तमिल है, ये बेसिकली तमिल ब्राह्मी से डेवलप हुआ है। फिर इसको जेम्स, ये प्रिंटर नहीं है, ये प्रिंसेप है, जेम्स प्रिंसेप ने इसको डिसाइफर किया था 19th सेंचुरी में, टू 1830s के आसपास। तो और तमिल ब्राह्मी क्या है, तो एक वेरिएंट है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, और ये इसका डेट भी सेम है, 3rd सेंचुरी BC तो 1st सेंचुरी C। इसमें देखिए संगम एज भी इंपॉर्टेंट है, तो संगम एज हम इसमें नहीं कवर कर रहे, क्योंकि संगम एज का जो नोट्स है ना वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर दिया हुआ है, तो वहाँ आप लोग देख सकते हो, और उसमें कुछ वैसा समझाने के लिए नहीं है, तमिल वो सिंपल सा चीज़ है। तो खास करके संगम एज में संगम लिटरेचर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संगम लिटरेचर से प्री में शायद 2 बार सवाल पूछा है। तो ये तो ये हो गया, ट्रेड का हो गया। अभी एडिटोरियल में जो हेमंत बिश्व शर्मा जो अपना बढ़िया बढ़िया लेक्चर दे रहे हैं, उस पर कोट गया था CPI वाले, तो उस पर इसी लिखा हुआ है कि ये जो काम कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत है, उनको गवर्नेंस पे ध्यान देना चाहिए रैदर देन ये जो बुगी, मतलब बुगी इन द सेंस की एक ऐसा मनगढ़ंत दुश्मन तैयार कर रहे हैं। यंग एंड नवीन, ये वो जो नितिन नवीन है उसके ऊपर दिया हुआ है। जुडिशियल ड्रिफ्ट इन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हियरिंग्स, इसमें क्या लिखा हुआ है कि SIR का हम लोग देख रहे हैं कि हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रहा है। अब उसमें ये क्या बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक एडमिनिस्ट्रेटर बन गया, मतलब वो डायरेक्शन दे रहा है कि अच्छा आधार कार्ड ऐसे यूज़ कर लो, वैसे यूज़ कर लो, यहाँ एक्सटेंशन दे दो, उसको वो फैसिलिटी दे दो। मुद्दा है उसका कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं, वो अलाउड है कि नहीं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सुप्रीम कोर्ट वो नहीं देख रहा है अभी तक, वो 8 महीने से सुन रहा है जब से बिहार में चुनाव हुआ है। लेकिन
जब बिहार में जब से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो ये नहीं देख रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं SIR को, वो बस वो उसको सही करने में लगा हुआ है। जैसे इसका एक एग्जांपल ये दिए हैं, जो भी ये ऑथर है, कौन है, गौतम भाटिया, ये एग्जांपल दे रहे हैं आधार का, कि आधार प्रोग्राम को चैलेंज किया 2012 में और उसका जजमेंट आया 2018 में, और तब तक वो चलता रहा कि ठीक है ऐसा कर लो, उसको वैसा कर लो, ये कर लो, उसको ऐसे मॉडिफाई कर लो, तो जो भी। तो CPI बेस रिवीजन हुआ है, अभी होने ही वाला था, या अभी हम थोड़ा देर पहले PIB खोले थे, तो उसमें मेरे को अच्छा चीज़ मिला कि अभी 1 घंटे पहले ही ये आया है, जो लेटेस्ट जो जनवरी का जो आया है ना, वो डेटा आया है। तो बेस ईयर 2012 से 24 कर दिया है। इसमें क्या सबसे पहले क्या चेंज आया है, देखिए, जो 2012 वाला था उसमें फूड एंड बेवरेज का देखिए 45.86 दिया हुआ है। इसको सबसे जो इसको घटा करके फूड एंड बेवरेजेस को 2024 वाले में घटा करके कर दिया है 36.47। ऐसे ही अलग अलग चीज़ों का जो वेटेज है उसको बदला है। तो ये आप देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 6 चीज़ मेन वो है कैटेगरीज। इसमें इतना सारा कैटेगरीज है, जैसे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आ गया, एजुकेशन सर्विसेज आ गया, रेस्टोरेंट एंड एकोमोडेशन सर्विसेज आ गया, मिसकेलेनियस गुड्स एंड सर्विसेज। तो ढेर सारा नया चीज़ ऐड हुआ है। ये सारा जो स्क्रीनशॉट लिया हुआ है बस PIB से है, कुछ वो नहीं है। रिवीजन ऑफ आइटम्स, रिवीजन क्या किया है, तो जो गुड्स थे उसको 259 से बढ़ा के 308 गुड्स को अब देखिएगा, सर्विसेज को 40 से बढ़ा के 50 कर दिया है। की इन्हांसमेंट क्या है, तो फर्स्ट टाइम इंक्लूजन ऑफ रूरल हाउस रेंट फॉर इम्प्रूविंग कवरेज ऑफ रूरल हाउसिंग कंजम्पशन, स्ट्रेंथन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉडर्न कंजम्पशन आइटम जैसे ऑनलाइन मीडिया सर्विसेज, फ्यूल्स, CNG PNG। फिर डेटा अवेलेबल जैसे डिजिटल एडमिनिस्ट्रेटिव सोर्सेज में डेटा जो है, टेलीफोन चार्जेस, रेल फेयर, मतलब आपका जो रेल का जो ट्रैवल है, एयर फेयर, आप जो हवाई जहाज से ट्रैवल कर रहे हो, फ्यूल, पोस्टल चार्ज, ऑनलाइन मीडिया, और OTT का सब्सक्रिप्शन को भी ऐड कर दिया। मतलब इसको जो लेटेस्ट जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर था, वो जो सर्वे हुआ है उसके बेसिस पे इसको बनाया है कि जो लोग हैं वो खर्चा किस चीज़ पे कर रहे हैं, और ये जो बेस ईयर जो चेंज होगा तो ये रिफ्लेक्ट करेगा कि असल में खर्चा हो क्यों रहा है। क्योंकि 12-13 साल हो गया, 2012 में बेस ईयर था और ये बास्केट पता नहीं 12 में चेंज हुआ था या नहीं, तो ये अब रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्या दिखा रहा है 2012 वाले बेस ईयर में, कि जो लोग हैं वो 45.86 मतलब लगभग 46% जो अपना खर्चा है वो फूड एंड बेवरेज पे खर्चा करे। ये ऐसा थोड़ी है, अब तो फूड का जो एक्सपेंडिचर है वो बहुत घट गया है और अलग अलग चीज़ें एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए ये सब हुआ है। तो ये हो गया कि रिवीजन आइटम बास्केट बढ़ा दिया है, कुछ इन्हांसमेंट किया है। और एक चीज़ जो ये लाए है ये क्या बोल रहे हैं कि एक क्लासिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल कंजम्पशन अकॉर्डिंग टू पर्पस, एक क्लासिफिकेशन मेथड है, is the international classification of household expenditure developed by UN Statistics Division. The objective of the COICOP is to provide framework of homogeneous categories of goods and services from the point of view of its uses by household. और ये जो है अपना CPI को, इंडियन CPI को, वो दुनिया भर के CPI से वो कंपेरेबल बना देगा। तो ये वाला जो पॉइंट है ना, ये जिसमें 18 नंबर लिखा हुआ है, ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कुछ नया है जो ये लोग ट्राई कर रहे हैं। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ याद रखना है। पहला, वो सिंपल सा एक UPSC पूछ सकता है प्रीलिम्स में कि COICOP इज़ रिलेटेड टू व्हाट, तो आपको ये याद रखना है कि CPI से या इन्फ्लेशन से रिलेटेड है। दूसरा आपको याद रखना है कि ये यूनाइटेड नेशंस का चीज़ है। ये हो सकता है वो ऑप्शन में दे दे कि IMF का है, वर्ल्ड बैंक का है, तो नहीं, ये UN स्टैटिस्टिक डिवीजन का है। तीसरा आपको याद करना है कि इसका पर्पस क्या है। इसका पर्पस है कि जो CPI है उसको कंपेरेबल बना देगा जो बाकी दुनिया का जो CPI है उससे। ये 3 चीज़ आप ध्यान रखिएगा, बाकी हमको नहीं लगता उतना। बाकी ये सब याद रखिएगा कि फूड का जो है इसको घटा दिया। और अगर अभी आप PIB CPI या CPI अपडेट 2024 या ऐसा करके कुछ भी गूगल पे सर्च करोगे तो उसमें PIB डालिएगा और उसमें आपको एक मिल जाएगा पेज, उसी में से ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। हम 3-4 चीज़ का लिए हैं, उसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। उसमें अगर खुद आप देखिए और आपको अगर लगता है कि कोई काम का है तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा।
मेरे को जो काम का लगा वो हम ले आए, क्योंकि पहले हम लोग CPI पे तो डिस्कस कर ही चुके हैं ना कि क्या है उसका, क्या काम है, इन्फ्लेशन कैसे टारगेटिंग होता है उससे। उसके बाद फिर, और ये जो है ये सेक्रेटरी साहब है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के, वही लिख रहे हैं। ये आर्टिकल में कुछ खास नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन एंटर्स द सैंक्टम, इसमें एक टॉपिक है एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस का, कि सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि अगर कोई ऐसा प्रैक्टिस है जो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है, तो हम लोग देखेंगे कि वो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में आता है कि नहीं। तो इसमें दो चीज़ों का नाम दिया हुआ है, उसी पे लेकर के ये लोग डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट में ये लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि अगर कोई ऐसा चीज़ है जो एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है लेकिन वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है, तब तो ये लिखते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है उसको प्राइमेसी देना चाहिए और रिलीजियस प्रैक्टिस को नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली जो अगर आप आर्टिकल 25 पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि सब्जेक्ट टू 3 उसमें दिया हुआ है, मोरालिटी, डिसेंसी और एक कोई टर्म है, और उसके बाद लिखा हुआ है एंड एनीथिंग इन दिस पार्ट, मतलब आर्टिकल जो 3rd पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 है जिसमें फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, उसमें जो भी चीज़ दिया हुआ है सब्जेक्ट टू दैट यू हैव टू एक्सरसाइज योर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो उसी में वो है। यहाँ देखिए क्या है, यही पॉइंट कि इन इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, दिस अप्रोच, मतलब रिलीजियस एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस वाले अप्रोच को, underwent a significant consolidation when the Supreme Court held that even those practices considered essential to the religion cannot be shielded from judicial scrutiny if they are inconsistent with constitutional morality। अब constitutional morality बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, वो UPSC से 4-5 बार सवाल पूछा है, 2025 में, पेपर 2 में भी पूछा है, पेपर 4 में भी पूछा है, एक ही साल में। और उस पर भी आपको अगर नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहता है। फिर हैव स्टेट्स गेन्ड फ्रॉम 16 फाइनेंस कमीशन। अब देखिए ये एक IAS ऑफिसर हैं, वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिए थे, रंगराजन आर। इनने क्या किया है, एक कंपैरिजन किया है। ये जो एक तो होता है वर्टिकल डिवोल्यूशन कि चलो 41% स्टेट्स को मिलेगा, उसके बाद होता है हॉरिजॉन्टल कि अलग अलग स्टेट्स को कितना मिलेगा, तो उसका बेसिस क्या है, वेटेज क्या है। तो देखिए ये कंपेयर किए हैं 13 फाइनेंस कमीशन 14th, 15th, 16th को। तो इनकम डिस्टेंस ये देखिए धीरे धीरे ये 47.5, फिर 50 हो गया, फिर 45 हो गया, 42.5 हो गया। यहाँ पे जो 13 फाइनेंस कमीशन है वो यूज़ कर रहा था 1971 का पॉपुलेशन डेटा, और पॉपुलेशन 2011 यूज़ हो रहा था 15th और 16th में। फिर एरिया, फॉरेस्ट, फिजिकल डेफिसिट, डिसिप्लिन, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, टैक्स एफर्ट, स्टेट्स कंट्रीब्यूशन टू GDP, ये लास्ट वाला अभी इंट्रोड्यूस हुआ है 16th वाले में। तो ये ऐसे कंपेयर किए हैं। इसमें हम लोग एक बार ऐसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर से कर लेते हैं कि 16 फाइनेंस कमीशन का जो है वो क्या है। हम जब ये किए थे तो हम लोग बस 15th और 16th का कंपेयर किए थे। ये जो सर हैं ये कर रहे हैं 13, 14, 15, 16th का। तो डिवोल्यूशन टू द स्टेट्स अभी भी 41% है। क्राइटेरिया क्या है, तो इनकम डिस्टेंस 45% से घट के 42.5 हो गया है। पॉपुलेशन 15% से बढ़ के 17.5% हो गया है वेटेज। डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस 12.5 से 10% हो गया है। एरिया 15 से 10% हो गया है। फॉरेस्ट 10% से 10% ही रहा है। टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट को ख़त्म कर दिया गया है और कंट्रीब्यूशन टू GDP स्टार्ट हुआ है। तो इससे क्या होगा कि जो सदर्न स्टेट्स हैं, मतलब सदर्न ही नहीं, जो कुछ वेस्टर्न स्टेट भी, जो गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, ये लोग जो इंडस्ट्रियलाइज, जो कंपेरेटिवली जो इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, उनको फ़ायदा हो। अब देखिए डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को कम कर दिया गया है, तो वो ये बोलेंगे कि भाई जो पॉपुलेशन कंट्रोल कर रहे हैं उनको तुम फ़ायदा नहीं दे रहे हो। लेकिन अगर आप देखिएगा तो जो पॉपुलेशन को कंट्रोल किए हैं वही है जो डेवलप्ड इंडिया में के हिसाब से डेवलप्ड है, तो उनको वैसा कोई एडवांटेज या डिसएडवांटेज नहीं दिया जा रहा है। ओवरऑल जो सदर्न स्टेट्स हैं, जो इस आर्ग्यूमेंट में भी ये रंगराजन साहब वो कर रहे हैं कि सदर्न स्टेट्स को कुछ फ़ायदा हुआ है और जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं उनको थोड़ा सा लॉस हुआ है।
फिर ग्रांट्स इन एड है, उसमें 9.47 लाख करोड़ का ग्रांट्स दिया जाएगा 5 साल के पीरियड में। उसमें लोकल गवर्नमेंट ग्रांट्स है वो कुछ 8 लाख करोड़ है। रूरल बॉडीज लोकल बॉडी होगा, फिर अर्बन लोकल बॉडी होगा। ये नंबर याद नहीं करना है। रूरल लोकल बॉडी में बेसिक ग्रांट, परफॉर्मेंस ग्रांट। अर्बन लोकल बॉडी में बेसिक ग्रांट, परफॉर्मेंस ग्रांट, स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट और अर्बनाइजेशन प्रीमियम। फिर एक डिजास्टर मैनेजमेंट ग्रांट है, वो लगभग 1.5 लाख करोड़ का है। और कुछ ऐसे ग्रांट्स थे जो 15 फाइनेंस कमीशन में थे, उसको 16 फाइनेंस कमीशन ने कैंसिल कर दिया है। पहला है रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट, दूसरा है सेक्टर स्पेसिफिक ग्रांट, तीसरा है स्टेट स्पेसिफिक ग्रांट। फिर एक फिस्कल रोड मैप दिया है। क्या दिया है कि जो सेंटर का, यूनियन का जो फिस्कल डेफिसिट है, जो अभी 4.3% है, उसको 2030-31 तक घटा करके 3.5% कर देना है। स्टेट्स को बोला है कि आप 3% पे लेके आओ डिस्काउंट। और जो बजट एक्स्ट्रा ऑफ बजट बोरोइंग क्या होता है कि आपने वो बजट में नहीं दिखाया कि ये सरकार बोरो करेगी, आपने दूसरे चैनल से बोल दिया कि आप, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल हुआ कि सरकार को किसी कॉरपोरेशन में कुछ फंड इन्फ्यूज़ करना है, उसको देना है कि जैसे फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक को, इसरो को लेना है कि भाई तू 5,000 करोड़ तेरे को देना है। लेकिन वो क्या करेगा कि 5,000 करोड़ बजट में नहीं दिखाएगा, वो इसरो को बोलेगा कि तू उधार ले ले। तो इसरो, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन कोई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं ऑफ बजट बोरोइंग। ये बजट में शो नहीं होता है, तो फिस्कल डेफिसिट में काउंट नहीं होता है। फिर ये एक चीज़, फिर पावर सेक्टर रिफॉर्म बोला कि जो डिस्कॉम्स हैं उसको प्राइवेटाइज करने का ट्राई करना चाहिए। जो सब्सिडी दिया जा रहा है उसको थोड़ा स्ट्रीमलाइन करके क्लियर एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लाना चाहिए कि कैसे आप उसको हटा सकते हो। कम से कम लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिले, लेकिन अच्छे, मतलब कम से कम लोगों को मिले, अच्छे तरीके से मिले, जो जिनको ज़रूरत है उनको मिले। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज रिफॉर्म कि 308 स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज को देखना चाहिए कि भाई चल रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो बंद करो उसको। एक और दिया था कि जो सेस एंड सरचार्ज, इस पे फाइनेंस कमीशन ने बोला है कि सेंटर को ऐसा नहीं बोला है कि ख़त्म कर दो सेशन सरचार्ज मत लगाओ, लेकिन बोला है कि इसको भाई इस पर डिपेंडेंसी अपना कम करो, ताकि जो स्टेट्स का वो जो डिविजिबल पूल है वो ऐसा अफेक्ट ना हो। क्योंकि देखिए ये क्या लिख रहे हैं रंगराजन, कि ये फिर वो सी रंगराजन नहीं है, वो जो आरबीआई के गवर्नर थे, उससे कंफ्यूज मत करिएगा। ये एक डेटा देते हैं, एक सेकेंड, कि 32%, 41%, 42। बेसिकली इनका कहना क्या है ना कि अभी जो डिविजिबल पूल है ना, जो जैसे अगर 100 रुपया यूनियन कमा रहा है, तो उसमें से केवल 81 रुपीज़ है जो डिविजिबल पूल में आ रहा है, क्योंकि 19 रुपया ये लोग उससे कमा रहे हैं, सेशन सरचार्ज से। तो बोल रहे हैं कि उसको थोड़ा कम करना चाहिए। कहाँ पे था वो? हाँ, यहाँ पे। For the year 2025-26, it is estimated that the divisible pool constitutes only around 81% of the gross tax revenue of center after excluding cess and surcharge. तो ये एक चीज़ ध्यान देने लगे। फिर बांग्लादेश पे दिया हुआ है, नहीं, और ये ऐसे ही दिया हुआ है, मतलब आप पढ़ सकते हो। IT एक्ट, कॉन्स्पिरेसी चार्जेस इन केस ओवर एक्स आर्मी चीफ बुक। अब ये तो बुक पे कंट्रोवर्सी चलेगा। ये अच्छा लग रहा है, ये हमारी नई मेयर है रितु तावड़े। कुकी जो कम्युनिटी में मेटी का, अभी तो कुकी और नागा लोग में भी हो रहा है। बेलदांगा वायलेंस, अभी AI एक्शन समिट होने वाला है, वो जब होगा 16 फरवरी से, तब देखा जाएगा। नो रिडक्शन इन स्टेट शेयर इन टैक्स रेवोल्यूशन, अपोजिशन टारगेट सेंटर, नो प्लान्स डिस्टिंक्ट लीगल। हाँ, ये जो सेंसस में एक आया था कि इन्होंने बोला था कि जो डिनोटिफाइड ट्राइब्स है कि हमें एक अलग लीगल स्टेटस दे दो, तो उसमें ये बोला है कि भाई नहीं देंगे। लीडर्स, ये हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर है। रशियन ऑयल पे इतना हो गया, जब इनका नाम लिया गया तब ये आए अपने आप को डिफेंड करने के लिए, लेकिन रशियन ऑयल के लिए डिफेंड कर को बताने के लिए नहीं आए, या अपना कुछ इनका नाम ले लिया गया उस पर कुछ आए। मिड हीटेड डिबेट, स्पीकर ओम बिरला, ट्रेड इम्पैक्ट।
फिर वंदे मातरम को अब बोल दिया गया है कि जब आपका नेशनल एंथम के पहले वंदे मातरम बजेगा और उसमें आपको खड़े होना है, मतलब ऑफिशियल फंक्शन में जब वो बजेगा तब आपको खड़े होना है। फिर सुप्रीम कोर्ट से ये जो वो क्रैश हो गया था उसका, अब AI लेड टीचिंग एंड लर्निंग एट ऑल लेवल्स बाय नेक्स्ट एकेडमिक ईयर। देखिए AI जो है, पता नहीं ये AI एक प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है, वो उसके पास वो डेटा पे वो ट्रेंड किया हुआ है एंड इट वर्क्स ऑन प्रोबेबिलिटीज़ की, इसके बाद कौन सा वर्ड आना चाहिए। अब वो कितना 100% वो सही है कि गलत है क्या है, वो बस प्रोबेबिलिटी है, उसको एजुकेशन सेक्टर में उसको इन्वॉल्व, अभी कितने लोग जुडिशरी में बोल रहे हैं कि भाई मत यूज़ करो, इधर यूज़ मत करो, उधर यूज़ मत करो, और ये उसका एनवायरमेंटल भी कंसर्न है, क्योंकि आप ज़्यादा AI यूज़ करोगे तो आपका ज़्यादा एनर्जी कंजम्पशन होगा, एनर्जी कंजम्पशन होगा तो फॉसिल फ्यूल, अगर ग्रीन एनर्जी नहीं है तो फॉसिल फ्यूल, उसके बाद आपको कूलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए। तो कितना तक ये सही है, इसको थोड़ा सोचने का चीज़ है कि AI को हम लोग किस हद तक अपने लर्निंग और ये सब में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, क्योंकि आप चैट GPT से आप अगर, या परप्लेक्सिटी या कोई भी अगर आप यूज़ करिएगा और उसको, वो बहुत बार आपको गलत जवाब देता है, अगर आपको पता नहीं है तो आप उसको लिख दोगे और वो गलत हो जाएगा। ये राफेल है, इसको हीरो बोल दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर का। सेबी अनफेमिलियर विद कैपिटल मार्केट्स, कैपिटल मार्केट हो गया वही जो अपना स्टॉक एक्सचेंजेस को बोलते हैं कॉमन टर्म में। इंडिया मस्ट लीड ग्लोबल फर्म्स, ये सब ऐसे ही है। फिर BNP अब जमात इस्लामी को बोल रहा है कि तुम वोट खरीद रहे हो, ईरान विल नॉट यील्ड, लूला आने वाले हैं, ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, ये आ रहे हैं इंडिया, पैम बॉन्डी। फिर ये वाला एक दिया हुआ है कि बजट गिव्स साइंस मिशंस बिग फिगर्स बट कोर फंडिंग गैप्स, बेसिकली इसका आर्गुमेंट इस पैराग्राफ में है। 2023-24 में एलोकेशन फॉर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कितना था? बजट एस्टिमेट था 2638.86 करोड़, वो रिवाइज कितना हो गया 1607, मतलब लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा घट गया। फिर एक्चुअल स्पेंडिंग 1400 करोड़ के आसपास, वो और घट गया। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का 7,0931 करोड़ का था, 7,931.05 करोड़ बजट एस्टिमेट था, वो घट के 4,891.78 करोड़ हो गया रिवाइज एस्टिमेट में, और एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ 4,002.67 करोड़ में। मतलब बेसिकली सरकार एक बजट में दे देता है, रिवाइज एस्टिमेट उससे थोड़ा कम आता है, और जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है वो उससे कम आता है, तो उसी के ऊपर पूरा दिया हुआ है। अब ये क्या है, देखिए, एज द आर्कटिक वार्म्स थ्रेट ऑफ इन्वेजिव प्लांट्स लूम्स, क्यों? क्योंकि अगर एक सर्टेन वो है इकोसिस्टम है उसमें सर्टेन काइंड्स ऑफ प्लांट्स, सर्टेन काइंड्स ऑफ एनिमल्स मिलेंगे, उसमें अगर फंडामेंटल चेंज हो रहा है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो होता क्या है कि स्पीशीज़ नॉर्थवर्ड या पोलवर्ड शिफ्ट करने लगते हैं। जो अगर ट्रॉपिकल एरियाज़ में वो रह रहे हैं, ट्रॉपिकल एरियाज़ में यूजुअली अगर टेम्परेचर 27, 28 डिग्रीज, 30 डिग्रीज रहता है अब वो 35, 40 रहने लगा तो ऐसे ही चेंज होते जाएगा, टेम्परेट एरियाज़ में थोड़ा बढ़ेगा, पोलर एरियाज़ में थोड़ा बढ़ेगा। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज़ के हैं वो चले जाएंगे टेम्परेट में, टेम्परेट वाले पोलर की तरफ जाने लगेंगे, तो उसी के कारण इन्वेजिव स्पीशीज़ का खतरा बढ़ रहा है। उसके बाद रीजनल में कुछ नहीं है आज, ऐसे कुछ भी रहता भी नहीं है। दिल्ली कैबिनेट, जनकपुरी नेग्लिजेंस केस, JNU स्टूडेंट्स, JNU जो है JNU स्टूडेंट्स यूनियन, उसके चारों जो ऑफिस बेरर्स थे उनको रस्टिकेट कर दिया गया है, उसी में अपना चल रहा है। ये एक बाबा जी थे, उनने 3 लोगों को लड्डू में जहर मिला के खिला दिया और 2 लाख रुपए लेके भाग गया। ये अलग अलग स्टेट का बीजेपी का ये बजट का दिया हुआ है। पुट्स ऑफ केस, केन बेतवा लिंक, इंटर वाटर लिंकिंग प्रोजेक्ट है, उसी पे ये जो केन बेतवा लिंक है ये MP UP के बीच है। इसमें एक टाइगर रिजर्व पे भी वो है कि पूरा फ्लडेड हो जाएगा, उसका कुछ एरिया फ्लडेड हो जाएगा। ये हेमंत बिस्व शर्मा यही हैं हमारे असम के CM। देखिए फिर से ये उड़ीसा वो किया है, सरेंडर पॉलिसी में चेंज किया है, कुछ पैसा बढ़ाया है, तो आप लोग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अच्छे से प्रिपेयर करिएगा।
नोट्स चाहिए तो मेरे उसमें है टेलीग्राम चैनल पे। बिहार लिकर बैन, अब सोचे कि 9 साल में 16 लाख लोग पकड़ा चुके हैं ये बैन होने के बाद। तो आप सोचो कि जब 16 लाख पकड़ाए हैं तो कितने लोग नहीं पकड़ाए होंगे, जो मतलब बस नाम का बैन है, वो कोई बैन है नहीं। ऐसे ही गुजरात में भी बैन है, बस कोई भी चीज़ पे अगर बैन लगता है तो वो अंडरग्राउंड मूव हो जाता है, वो ख़त्म नहीं होता है। इसीलिए इट इज़ बेटर टू रेगुलेट। तमिलनाडु विल हैव अ कोलिशन। ये कांग्रेस, इसको पता नहीं लग रहा है ये लोग जाएंगे, अलायंस ही टूट जाए कहीं। तेलंगाना civic polls, court flags in Ayyappa meet, ED summons TDP, government trying to make AP trans women unemployed women in Kerala to get monthly aid। ठीक है, ये अच्छा चीज़ है, लेकिन आप जो अनएम्प्लॉयड पे बात करो, आप एम्प्लॉयमेंट ही जनरेट कर दो ना, तो आपको एड भी तो नहीं देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही, 3 टॉपिक है आज का। एक हो गया तमिल ब्राह्मी, वो वाला ट्रेड वाला, एक हो गया 16 फाइनेंस कमीशन, एक हो गया सीपीआई का रिवीजन। सीपीआई का रिवीजन इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेंस में भी आ सकता है, मतलब आ ही सकता है, बहुत ज़्यादा चांस है। उसको प्रिपेयर करिएगा अच्छे से। फिर और वो पीआईबी पे आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। तो उसको एक बार आप लोग खुद से भी देख सकते हो। बाकी कोई डाउट हो तो आप मेरे को मेल कर सकते हो या टेलीग्राम पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। और मेरा हिस्ट्री का चल रहा है, हिस्ट्री का क्लास चलता है, वीडियो आता है, वो हर सैटरडे और संडे को अपलोड होता है। उसमें अभी हम लोग 4 क्लास कर चुके हैं, 4 वीडियो या 5 वीडियो अपलोड हो गया है। और इंट्रोडक्शन से लेकर के अभी हम लोग पहुँचे हुए हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। उसके बाद अभी जो सैटरडे है, उसके बाद संडे है, उसमें हम लोग करेंगे ट्राइबल रेबिलियंस, सिविल अपराइजिंग्स और पेजेंट रिवोल्ट्स और रिवोल्ट ऑफ 1857 और चेंजेस आफ्टर रिवोल्ट ऑफ 1857। तो वो आप लोग उसको देख सकते हो क्लास। अगर आपको मॉडर्न हिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो उसमें भी कोई डाउट हो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो उस पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पे। थैंक यू।